कानून लागू होने के बाद न देश में कोई मंडी बंद हुई है, कानून लागू होने के बाद न कहीं एमएसपी बंद हुआ है। ये सच्चाई है जिसको हम छुपा करके बातें करते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। इतना ही नहीं, एमएसपी की खरीदी भी बढ़ी है और ये कानून नए बनने के बाद बढ़ी है। और इसलिए ऑर्डिनेंस के बाद और पार्लियामेंट में कानून बनने के बाद किसी भी किसान से मैं पूछना चाहता हूं कि पहले जो हक उनके पास थे, जो व्यवस्थाएं उनके पास थी, उसमें से कुछ भी इस नए कानून ने छीन लिया है क्या? इसकी चर्चा, उसका जवाब कोई देता नहीं है। सब कुछ वैसा का वैसा वो है पुराना। क्या हुआ है? एक अतिरिक्त विकल्प व्यवस्था मिली है, वो भी क्या कंपलसरी है? किसी कानून का विरोध तो तब मायना रखता है कि जब वो कंपलसरी हो। ये तो ऑप्शनल है। आपको मर्जी पड़े यहां जाना है जाइए, आपको मर्जी पड़े वहां नहीं जाना है वहां जाइए, जहां ज्यादा फायदा हो वहां किसान चला जाए, ये व्यवस्था की गई है। और इसलिए हो रहा है, अब ज्यादा हो रहा है। मैं आपका रिस्पेक्ट करने वाला इंसान हूं दादा। अपने ये नए कानून अध्यक्ष जी किसी भी के लिए बंधन करता नहीं है। ऐसे कानून है, उनके लिए ऑप्शन है, और जहां ऑप्शन है वहां विरोध के लिए कोई कारण ही नहीं बनता है। हां, ऐसा कोई कानून जो ऐसे थोप दिया हो उसके लिए विरोध का कारण बनता है। और इसलिए मैं कहता हूं लोगों को, और मैं देख रहा हूं आंदोलन का एक नया तरीका है। क्या तरीका है? आंदोलनकारी जो होते हैं वो ऐसे तरीके नहीं अपनाते। आंदोलन जीवी होते हैं वो ऐसे तरीके अपनाते हैं, और वो कहते हैं ऐसा हुआ तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो ऐसा। सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आ जाए, कोई निर्णय नहीं हुआ है और एकदम से तूफान खड़ा कर दिया जाए, आग लगा दी जाए देश में। ये जो तौर तरीके हैं, उन तौर तरीके जो भी लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, जो भी अहिंसा में विश्वास करते हैं, उन सबके लिए चिंता का विषय होना चाहिए। ये सरकार की चिंता का नहीं, देश की चिंता का विषय होना चाहिए। पुरानी मंडियों पर भी कोई पाबंदी नहीं है। इतना ही नहीं, इस बजट में इन मंडियों को आधुनिक बनाने के लिए, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने के लिए और बजट की व्यवस्था की गई है। और उस बजट के माध्यम से माननीय अध्यक्ष जी, ये जो हमारे निर्णय है वो सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय की भावना के साथ लिए गए। इस सदन के साथी भली भांति इस बात को समझते हैं, लेकिन कांग्रेस और कुछ दलों ने जिन बातों को लेकर के उनको कहना चाहिए कि भाई ये नहीं, ये अपेक्षा ये होती है कि उन्होंने इतना स्टडी करके आना है। इतना ही नहीं, जो लोग ये कहते हैं, हाँ, मैं हैरान हूं, पहली बार एक नया तर्क आया इस सदन में कि भाई हमने मांगा नहीं था तो दिया क्यों? हमने मांगा नहीं तो दिया क्यों? पहली बात है कि लेना न लेना आपकी मर्जी है, किसी ने किसी के गले मड़ा नहीं है, ऑप्शनल है, एक व्यवस्था है। और देश बहुत बड़ा है, हिंदुस्तान के कुछ कोनों में इसका लाभ होगा, हो सकता है किसी एक आध कोने में न भी हो, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है। और इसलिए मांगा और दिए का मतलब नहीं होता है। लेकिन मैं फिर भी कहना चाहता हूं, इस देश में माननीय अध्यक्ष जी, दहेज का कानून, दहेज के खिलाफ कानून बने, ये इस देश में कभी किसी ने मांग नहीं की थी, फिर भी देश की प्रगति के लिए कानून बना था। माननीय अध्यक्ष जी, ट्रिपल तलाक, इसके खिलाफ कानून बने, ये किसी ने मांग नहीं की थी, लेकिन प्रगतिशील समाज के लिए आवश्यक है, इसलिए कानून हमने बनाया है।
हमारे यहाँ बाल विवाह पर रोक किसी ने मांग नहीं की थी, कानून नहीं की थी, लेकिन प्रगतिशील विचार के साथ वो निर्णय बदलने पड़ते हैं। बेटियों को संपत्ति में अधिकार किसी ने मांग नहीं की थी, लेकिन एक प्रगतिशील समाज के लिए आवश्यक होता है, तब जाकर के कानून बनाया जाता है। शिक्षा को अधिकार देने की बात किसी ने मांग नहीं की थी, लेकिन समाज के लिए आवश्यक होता है, बदलाव के लिए आवश्यक होता है, तो कानून बनते हैं। क्या कभी भी इतने सुधार हुए बदलते हुए समाज ने इसको स्वीकार किया कि नहीं किया, ये दुनिया पूरी तरह जानती है। आत्मनिर्भर भारत की बात करने वालों ने स्किल डेवलपमेंट का बजट घटाने का काम किया है। संवेदनशीलता की बात करने वालों ने दिव्यांग कल्याण का बजट घटाने का काम किया। तो न्यू इंडिया की बात करने वाले सरकार ने वैज्ञानिक अनुसंधान का बजट घटाने का काम किया है। सबका साथ सबका विकास का नारा देने वाली सरकार ने अल्पसंख्यक कल्याण का बजट घटाने का काम किया है। तो राष्ट्रवाद की बात करने वाली सरकार ने जवानों की पेंशन का बजट घटाने का काम किया। किसानों की आय दुगनी करने की बात करने वाली सरकार ने कृषि बजट घटाने का काम किया है। तो भारत को विश्व गुरु बनाने की बात करने वाली सरकार ने शिक्षा का बजट घटाने का काम किया। मगर ये कथनी और करनी में अंतर केवल इस बजट तक सीमित नहीं है। 7 साल का कार्यकाल इसका गवाह। बड़े बड़े नारे दिए गए। नारा था कि 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, 14 करोड़ मिल जाने चाहिए थे 7 साल में। मगर यही सरकार है जिसके कार्यकाल में पिछले साल 70 साल में सबसे अधिक बेरोजगारी के दर को सरकारी आंकड़ों के माध्यम से NSSO के सर्वे ने दिखाने का काम किया। मगर 70 साल का केवल अकलौता बेरोजगारी का रिकॉर्ड नहीं तोड़ा। 70 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर हुआ तो आपकी सरकार में। 70 साल में सबसे ज्यादा डीजल पेट्रोल महंगा हुआ तो आपकी सरकार में। 70 साल में डीजल पेट्रोल पे सबसे ज्यादा टैक्स लिया गया, पेट्रोल जीवी सरकार है, तो आपकी सरकार में। 70 साल में रुपया डॉलर के मुकाबले में सबसे नीचे गिरा, सबसे रुपया सस्ता हुआ तो आपकी सरकार में। 70 साल में NPA के माध्यम से बैंक का कर्जा सबसे ज्यादा डूबा गया तो आपकी सरकार में। और 70 साल में गरीब अमीर के बीच में अंतर सबसे ज्यादा बढ़ा तो आपकी सरकार में। 1% सबसे अमीर व्यक्तियों के पास 73% संपत्ति। केवल कोरोना काल में 11 सबसे अमीर जो हिंदुस्तानी हैं उनकी संपत्ति में 13 लाख करोड़ का इजाफा। जो MSP की हम मांग कर रहे हैं, MSP को लागू करने में विशेषज्ञों का आकलन है, हरीश दामोदरन का एक लेख आया है कि वो केवल 1.5 से 2 लाख में, क्योंकि जितने खरीदा जाएगा कुछ बेचा भी जाएगा, 1.5 से 2 लाख के घाटे में MSP पूरी तरीके से लागू की जा सकती है। अगर ये 13 लाख जो केवल कोरोना के टाइम में 11 सबसे अमीर हिंदुस्तानियों की संपत्ति में इजाफा हुआ, उसी पे आप टैक्स लगा दें तो जो किसान का MSP का उसका पूरा कराने का काम आप कर सकते हैं। मैं कृषि पे आऊंगा। उम्मीद थी कि ये बजट किसानों को समर्पित होगा, क्योंकि जब आपकी अर्थव्यवस्था डगमगा गई थी कोरोना में तो किसान अपने हल को लेकर निकला था, ट्रैक्टर का स्टीयरिंग पकड़ के निकला था और अर्थव्यवस्था को बचाने का काम किया था। उस समय आपकी भोजन की व्यवस्था अबाधित किसान ने देने का काम किया था। लेकिन कृषि बजट को ही आपने घटा दिया 8.5%। कृषि कानून पे बड़ी चर्चा हुई। ये कहा गया कि आंदोलन के बारे में बात करिए, इन कानूनों में काला क्या है ये हमें नहीं बताया गया। मैं 2-3 बातें उसमें भी बताना चाहता हूं, काला क्या है। आपने कहा 11 राउंड बातचीत की हुई, किसान संगठनों ने कुछ काला नहीं बताया। नजरिए का फर्क है। आप इसको बड़े व्यवसायी के प्रॉफिट मार्जिन के नजरिए से देखते हैं या आप इसको किसान के जीवन मरण जीविका के नजरिए से देखते हैं। कहा गया कि बिन मांगे दिया गया, और बिन मांगे बहुत से कानून दिए गए थे। बाल कानून बिन मांगे दिया गया था, दहेज कानून, ट्रिपल तलाक बिन मांगे, कई बार अच्छे कानून बिन मांगे भी दिए जाते हैं। फर्क है उनमें और इसमें फर्क है। उनमें जिस वर्ग के लिए दिया गया वो वर्ग संघर्ष और आंदोलन के रास्ते पे नहीं आया। बाल कानून लागू हुआ तो दिल्ली को बच्चों ने नहीं घेरा बाल कानून वापस लिया जाए। दहेज का कानून आया तो महिलाएं धरने पे नहीं बैठी कि हमें दहेज देना है। मगर यहां जिस वर्ग के लिए आपने दिया वो वर्ग आज आपके दरवाजे पे आया, दिल्ली के आसपास लाखों की तादाद में बैठा है। आपने कहा मंडियां, अनुराग जी ने कहा मंडियां खत्म नहीं हुई। सही बात है, मंडी इसमें कोई प्रावधान नहीं मंडी समाप्त करने का। 2 मंडियां बन गई हैं, एक निजी मंडी जिसमें टैक्स नहीं लगेगा और एक सरकारी मंडी जिसमें टैक्स लगता है। 2 मंडी,
एक देश एक विधान, एक देश एक संविधान, एक देश एक निशान, एक देश एक चुनाव, एक देश एक मार्केट। तो एक देश दो मंडियां क्यों? किसान ही क्यों मिला आपको? एक मंडी। और ये जो टैक्स आप कह रहे टैक्स मुक्त कर दिया, टैक्स कौन देता है? खरीदार देता है इन मंडियों में टैक्स, किसान नहीं देता। पंजाब में 6.5%, हरियाणा में 4% और सरकार को देता है। हरियाणा पंजाब का ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा क्यों है? हर गांव में अच्छी सड़कें क्यों हैं? क्योंकि ये जो टैक्स जाता है ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर और इन मंडियों के और किसानों के विकास के लिए इस टैक्स का इस्तेमाल होता है। इसीलिए आज पंजाब हरियाणा सबसे आगे। फिर बात आई कि एमएसपी खत्म। प्रधानमंत्री जी ने कहा एमएसपी थी, है और रहेगी। ठाकुर जी ने भी कहा कि कोई है किसमें दम जो बताए कि एमएसपी चली जाएगी। सही बात है, एमएसपी थी, है और रहेगी, मगर क्या एमएसपी सभी किसानों को मिलेगी और सभी फसलों पे मिलेगी? प्रश्न इस बात का उठता है। आप में दम है खड़े होकर आप कह दें कि एमएसपी मिलेगी हर किसान को देश में? आज भी शांता कुमार कमेटी बताती है कि मात्र 6% से 16% तक किसानों को एमएसपी मिलती है। बाकी देश में बहुत से ऐसे प्रदेश है जहां पे एमएसपी नहीं मिलती। आपको चाहिए तो यह था जो पंजाब हरियाणा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एमएसपी मिलती है वही एमएसपी बिहार में मिले, जहां धान 800 रुपए 1000 रुपए में जा रहा है, 1800 रुपए में हमारे यहां धान मिल रहा है। आपको चाहिए था कि इसको वहां पे लेके जाएं, मगर आप वहां के किसान को की परिस्थिति हमारे यहाँ की करने की बजाय हरियाणा पंजाब के किसान की परिस्थिति उस तरह की करने की तरफ लेके जाएं। प्राइवेट की बात करी कि आप प्राइवेट का खिलाफत कर रहे हैं। प्राइवेट की खिलाफत नहीं कर रहे, प्राइवेट आए, मगर मंडी के अंदर आने से किसने रोका प्राइवेट को? प्राइवेट मंडी के अंदर आए और एमएसपी से ज्यादा में खरीदे। कह रहे हैं बाहर भाव ज्यादा मिलेगा, विकल्प होगा, बाहर ज्यादा मिलेगा, बाहर ज्यादा भाव मिलेगा प्राइवेट में। तो आपको यह कानून बनाने में क्यों आपत्ति है कि अगर एमएसपी से कम का कोई कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वो कानूनी बाध्य, उस पर बाध्य होगा। हरियाणा के अंदर 2007 में हमने कॉन्ट्रैक्ट अमेंडमेंट लाए एपीएमसी के अंदर, निजी अलाउ किया निजी कंपनियों को, मगर साथ में कानून लिख दिया कि अगर कॉन्ट्रैक्ट एमएसपी से नीचे किया जाएगा तो गैर कानूनी होगा और कानूनी कार्रवाई होगी जो लोग इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। आप कह रहे हैं ज्यादा मिलेगी तो आप कर दीजिए, ये कानूनी प्रावधान देने का आप काम करें। आपने कहा कि एक शरद पवार जी ने चिट्ठी लिखी थी, आपने कहा कि मुख्यमंत्रियों का समय हुड्डा कमेटी ने भी इसकी सिफारिश करी थी कि एपीएम सुधार हो, एपीएमसी एक्ट के अंदर बदलाव हो। मैं बताना चाहता हूं कि हुड्डा कमेटी ने, जिस कमेटी में प्रकाश सिंह बादल जी, ममता बनर्जी जी और नीतीश कुमार जी भी सदस्य थे, उस कमेटी ने क्या सुझाव दिया था इस पे? उन्होंने कहा था कि एपीएमसी में सुधार हो मगर एपीएमसी का विस्तार हो। सबसे पहले मंडी, जिस प्रकार से हरियाणा में हर 10 किलोमीटर में मंडी हमने स्थापित करी थी अपनी सरकार में, पूरे देश के अंदर हर 10 किलोमीटर में मंडी बने। दूसरा, प्राइवेट अगर आए तो मंडियों के अंदर आए, एमएसपी से ज्यादा पे खरीदें, एमएसपी से कम पे खरीदते हैं तो कानूनी कार्रवाई हो, वो ऐसी खरीदारी अलाउ ना हो। तीसरा, एमएसपी की कैलकुलेशन C2 के आधार पे हो, A2 कॉस्ट नहीं, C2 खर्चे के आधार पे एमएसपी कास्ट हो, जो आज किसानों की सबसे बड़ी मांग है। चौथा, एमएसपी जो चौथे उसमें कहा कि कर्जे का जो दर है वो नो डिस्कशंस प्लीज, नो क्रॉस टॉक, नो क्रॉस टॉक, नो क्रॉस टॉक। किसी और की बात रिकॉर्ड पे नहीं जा रही है। दीपेंद्र जी कंटिन्यू। ये सिफारिश थी। मैं एक और बात कहना चाहता हूं। एक बात आई कि ओपन मार्केट, फ्री मार्केट अच्छी है। फ्री मार्केट हर चीज के लिए अच्छी नहीं है। मार्केट, अनियंत्रित मार्केट, किसान को आप अमेरिका का उदाहरण उठा के देखिए। अमेरिका में 1/4 लोग कृषि से जुड़े हुए थे आज से 50-60 साल पहले। फ्री मार्केट लेके आए, आज मात्र 1% अमेरिका की जनसंख्या कृषि पे आधारित है। क्या एक कंसेप्ट आया फ्री मार्केट के बाद? गेट बिग और गेट आउट। छोटा किसान सरवाइव नहीं कर पाया बड़े बड़े धन्नाडों के आगे, बड़े बड़े कॉर्पोरेट प्लेयर्स के आगे। आज अमेरिका के अंदर 450 एकड़ की जोत वाला एवरेज किसान के पास, हिंदुस्तान की तो किसान की एवरेज जोत आज मात्र 1.7 एकड़ है। हमारी तो 50% आबादी कृषि क्षेत्र पर निमंत्रित है। ये कैसा मुकाबला करेंगे बड़े कॉर्पोरेट्स का? गेट बिग और गेट आउट, ये गेट आउट होंगे तो कहां जाएंगे? क्या हमारी अर्थव्यवस्था अमेरिका की तरह? मैं आखिर में दो अपनी बातें कहते हुए अपनी बात कंक्लूड करना चाहता हूं। बिचौलियों की बात करी कि आपने बिचौलियों से मुक्त करा दिया, कमीशन एजेंट से मुक्त करा दिया। मैं पूछना चाहता हूं इस सदन से, ये जो बड़े बड़े धन्नाड आएंगे, बड़े कॉर्पोरेट हाउस आएंगे, टाटा, बिरला, अदानी, अंबानी, पूर्ति, ये किसकी श्रेणी में आएंगे? बिचौलिए नहीं तो
ये क्या किसान की श्रेणी में आएंगे या उपभोक्ता की श्रेणी में आएंगे? ये सबसे ज्यादा अपने मुनाफे को कमाने के लिए बड़े बड़े लोग आएंगे। तो बिचौलियों की आप जो बात कर रहे हैं, आखिर में मैं अपनी बात कंक्लूड करते हुए, प्रधानमंत्री जी ने एक और बात की कि इस आंदोलन में कुछ पवित्र लोग हैं और कुछ अपवित्र लोग हैं। प्रधानमंत्री जी की बात हम मान लेते हैं, कम से कम आप पवित्र लोगों की बात मान लीजिए। आंदोलन में जो पवित्र लोग हैं, अगर आंदोलनकारी पवित्र हैं, पवित्र भावना से अपने हक के लिए बैठे हैं, आप उनकी बात मांग लीजिए और इसकी शुरुआत आप दो कदम उठा के उसकी शुरुआत करिए। आप तुरंत, मैं मांग करता हूं, बातचीत के दरवाजे, क्योंकि आप भागे थे 11वें राउंड में बातचीत से, 12वीं बातचीत के दरवाजे खोलें। आपकी प्रजा है, अपनी प्रजा की बात मानने से आप छोटे नहीं होंगे, अपनी प्रजा की बात मानने से आपकी हार नहीं होगी। बातचीत के दरवाजे खोलते हुए, और दूसरा, जो 200 लोगों ने, 200 से ज्यादा किसानों ने अपनी जान कुर्बान करी है, उनके परिवारों के लिए आपके लिए सहानुभूति का एक शब्द नहीं निकला। कम से कम उनके परिवारों की मदद के लिए एक पैकेज की घोषणा करके विश्वास बनेगा। हम विश्वास बनाने वाले लोग हैं, विश्वास बनेगा। मैं हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना करता हूं, आपकी प्रजा, आपके लोग हैं, इनकी बात मानिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान। जो डलहौजी ना कर सका वो ये हुक्काम कर देंगे, और कमीशन दे दो तो हिंदुस्तान को नीलाम कर देंगे। ये बजट हिंदुस्तान को नीलाम करने का, देश को बेचने का, देश की संपत्तियों को बेचने का बजट है मान्यवर। और ये बात मैं क्यों कह रहा हूं मान्यवर, इस देश की संपत्तियां किसी की निजी संपत्ति नहीं है। इस देश की संपत्तियां हिंदुस्तान के 130 करोड़ लोगों की संपत्तियां हैं मान्यवर। ये रेल, ये सेल, ये बीपीसीएल, ये एलआईसी, ये बैंक, ये एयरपोर्ट, ये किसी की निजी संपत्ति नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान के 130 करोड़ लोगों ने अपने श्रम से, अपने परिश्रम से इन कंपनियों को, इन संपत्तियों को बनाने का काम किया है। वो लोग सपूत कहलाते हैं जो संपत्तियों को बढ़ाते हैं, वो लोग कपूत कहलाते हैं जो संपत्तियों को बेचने का काम करते हैं। कपूत सरकार चल रही है सर इस देश के अंदर, देश को बेचने का काम कर रही है, देश की संपत्तियों को बेचने का काम कर रही है मान्यवर। इस सदन के अंदर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसानों का मजाक उड़ाया, उन किसानों का जो पिछले 75 दिनों से आंदोलन पर हैं। 170 लोगों की शहादत हो चुकी है, उनको आंदोलन जीवी कह के मजाक उड़ाया गया। और जब आपने आंदोलनकारियों का मजाक उड़ाया तो सत्ता में बैठे हुए सुन लो, तुमने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का मजाक उड़ाया, तुमने सरदार वल्लभ भाई पटेल का मजाक उड़ाया, तुमने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का मजाक उड़ाया, तुमने सरदार लेट्स कीप द डेकोरम, प्लीज कीप साइलेंस, तुमने शहीद आजम भगत सिंह का मजाक उड़ाया, तुमने शहीद अशफाकुल्लाह का मजाक उड़ाया, तुमने हिंदुस्तान के क्रांतिकारियों का, हिंदुस्तान के उन महान सपूतों का मजाक उड़ाया, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मजाक उड़ाया, जिन्होंने हमें संविधान दिया, हमें लोकतंत्र दिया, ये संसद दी। तुमने उनका मजाक उड़ाने का काम किया और हमें फख्र है। सत्ता में बैठे हुए लोगों, जरा सुनना सीखो। हमें फख्र है अपने उन क्रांतिकारियों पे, अपने उन स्वतंत्रता सेनानियों पे, अपने उन आंदोलनकारियों पर कि वो अंग्रेजों के दलाल नहीं थे, अंग्रेजों से माफी मांगते नहीं थे, वो अंग्रेजों से दलाली नहीं करते थे, अंग्रेजों की गुलामी नहीं करते थे। लेट्स कीप द डेकोरम प्लीज। विचारधारा के लोग अंग्रेजों की गुलामी करते हैं, अंग्रेजों की दलाली करते हैं, अंग्रेजों से माफी मांगते हैं, वो आज आंदोलनकारियों का मजाक उड़ा रहे हैं। 170 लोग मान्यवर अपने खेत के लिए मर गए, 170 लोग अपने खेत को बचाने के लिए मर गए, उनकी जान। संजय जी की बात ही रिकॉर्ड पे जा रही है, नो अदर वर्ड इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड। आप यहां उठा के उनका मजाक उड़ा रहे हैं, उनको आंदोलन जीवी कह रहे हैं। अरे वो लोग, चौधरी चरण सिंह जी का नाम लिया गया यहाँ पे, सत्ता के लोगों। नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड अपार्ट फ्रॉम दैट, प्लीज 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 सुनो पहले। चौधरी चरण सिंह जी का नाम लिया गया, चौधरी चरण सिंह के अनुयायी वहां पर बैठे हैं, जिनको तुम खून के आंसू रुला रहे हो, खून के आंसू रुला रहे हो उनको तुम। वो भाषण जीवी नहीं है। मैं बहुत परेशान हो जाता हूं। मैं कहता हूं अंग्रेजों को दलाल, बुरा इनको लग जाता है।
ये क्या है सर? ये क्या है? मैं कहता हूं अंग्रेजों से माफी मांगने वाले, बुरा इनको लग जाता है। मैं कहता हूं अंग्रेजों के गुलाम, बुरा इनको लग जाता है। क्यों बुरा लगता है सर? क्यों बुरा लगता है? क्यों बुरा लगता है? अरे सुनो ना, सच को सुनो। यहां पे कहा गया कि अरे ठीक है, इनको बगैर पानी पिया मैं ठीक करूंगा, चिंता मत करो। यहां पे कहा गया मान्यवर भूपेंद्र यादव जी के द्वारा, ऑनरेबल मेंबर कह रहे हैं चौधरी चरण सिंह को याद कर लीजिए, डॉक्टर लोहिया को याद कर लीजिए। संजय जी प्लीज स्टार्ट हमें तो याद है प्लीज स्टार्ट डॉक्टर लोहिया भी, चौधरी चरण सिंह भी, आप उनका मजाक उड़ा रहे हैं। उन्होंने आंदोलन से इस देश को आजाद कराया, हमें संविधान दिया, हमें संसद दी, हमें लोकतंत्र दिया, हमें यहां बोलने की आजादी दी। यहां पे प्रधानमंत्री जी अगर आए हैं तो उन्हीं लोगों के बलिदान की बदौलत आए हैं। संजय जी प्लीज कंक्लूड। संजय जी बदौलत आए हैं। प्लीज कंक्लूड, योर टाइम इज ओवर। कंक्लूड कर रहा हूं सर, इतना तो याद कर लो। इसीलिए बीएमएस, भारतीय मजदूर संघ जो आपका है, आपने चौधरी चरण सिंह को कोट किया, आप बीएमएस को पढ़िए, आप स्वदेशी जागरण मंच को पढ़िए। अरे आपके संगठन खुद कहते हैं कि आप लोग देश को बेच रहे हो। और क्या क्या बेच रहे हो? क्या क्या बेच रहे हो? संजय जी कंक्लूड करें प्लीज। रेल बेच रहे हो, सेल बेच रहे हो, खेल बेच रहे हो, कोल बेच रहे हो, एलआईसी बेच रहे हो, बैंक बेच रहे हो, एयरपोर्ट बेच रहे हो, पोर्ट बेच रहे हो, एफसीआई बेच रहे हो, बिजली बेच रहे हो, पानी बेच रहे हो, सड़क बेच रहे हो, बीपीसीएल बेच रहे हो, पूरा हिंदुस्तान बेच रहे हो। संजय जी टाइम इज ओवर, कंक्लूड करें पूरा 30 हिंदुस्तान seconds बेच दिया। प्लीज कंक्लूड। आई हैव टू गो टू द नेक्स्ट स्पीकर। ये बोलने नहीं देते, आप कंक्लूड करें संजय जी। वहां किसान को नहीं बोलने देते, यहां मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को नहीं बोलते। सदन का अपमान है सर। हम लोग कोई बच्चे नहीं हैं, इन लोगों से ज्यादा राजनीति करके आए, लाठी खा के जेल जाके आए। दादागिरी मत दिखाओ यहाँ। संजय जी प्लीज कंक्लूड। आई हैव टू गो टू द नेक्स्ट स्पीकर। बोलूंगा और आई हैव टू गो टू द नेक्स्ट। धन्यवाद। थैंक यू।